तीन संख्याओं का अनुपात 4, 5 और 7 है। उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM 5600 के बराबर दिया है। उनका HCF क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इन रेशियो का ही हम लोग LCM निकाल लेते हैं। तो चूंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, 4, 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई ही LCM बनेगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140, यानी 140 यूनिट ये आपका LCM आ गया। लेकिन यही LCM एक्चुअल में कितना दिया है? 5600 के बराबर दिया गया है ना, 5600 के बराबर। इसको काटेंगे तो 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 560 डिवाइड बाई 14, यानी 14 चौके 56, जो कि 40 के बराबर आ जाएगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। हमें पूछा क्या था? HCF। HCF का मतलब क्या होता है? जो चीज़ कॉमन होता है। अब ये बताइए, 4, 5 और 7 इन तीनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एक कॉमन है ना। एक तो सभी में होगा भाई, 4 × 1, 5 × 1, 7 × 1 लिखा जा सकता है। तो एक जो है सब में कॉमन है, यानी HCF इनका क्या आएगा? 1 यूनिट आएगा। और 1 की वैल्यू हमारे पास 40 है, यानी एक्चुअल में जो हमारा HCF होगा वो 40 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल दोस्तों ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी होल नंबर्स का एवरेज हमें निकालना है, शुरू के 14। अब ये बताइए, गलती आप लोग यहाँ करते हैं कि 1 से लेकर 14 तक 14 पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, ऐसा आप समझ लेते हैं, जो कि गलत है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि पहली पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो 0 होगी। दूसरी पूर्ण संख्या यहाँ पर 1 होगी। तीसरी पूर्ण संख्या यहाँ पे 2 होगी। चौथी पूर्ण संख्या 3 होगी। अगर चौथा कह रहे हैं तो 3 तक ही आ रहा है, इसलिए अगर 14 पूर्ण संख्या लेंगे तो 14वां पूर्ण संख्या क्या होगा? 13 हो जाएगा, यानी 1 कम होगा। समझ में बात आ गई कि नहीं? अब क्या करना है यहाँ पे? अब सीधे सीधे आपको एक तरीका बताते हैं कि अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर दिए गए हैं, मतलब यहाँ नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम हो, नंबर्स के बीच में जैसे 1-1 का अंतर है कि नहीं, 0 + 1, 1 + 1, फिर 2 + 1, है ना। इस तरीके से +1 करके जा रहा है, और अंतिम वाली संख्या हमारी 13 है। तो इसमें डिफरेंस जब सेम हो तो ये एक AP बन जाता है। और AP का एवरेज निकालने का तरीका क्या है? इसका जो एवरेज होगा, क्या एवरेज, इसका जो एवरेज होगा वो होता है A यानी फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई प्लस L यानी कि लास्ट वाला टर्म डिवाइड बाई 2। यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा। देखिए, शुरू वाला टर्म क्या है? A 0 है, प्लस लास्ट टर्म यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, और इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 13/2 यानी कि 6.5, 6.5 इसका करेक्ट होगा। अगर आप 1 से 14 तक करते हैं तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 7 संतरे, 28 सेबों और 42 आम के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ लगाए गए हों और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर बतानी है, मिनिमम संख्या बतानी है। चलिए लगाते हैं। क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर 7 पेड़ हैं संतरे के, 28 पेड़ हैं सेब के, और 42 पेड़ हैं यहाँ पर आम के, है ना। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालनी होगी कि एक पंक्ति में मैक्सिमम कितने पेड़ हो सकते हैं। हमें ये बोला है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या निकालने के लिए 7, 28 और 42 का ले लेंगे HCF। तो HCF कितना आ जाएगा दोस्तों? HCF का मतलब होता है इन तीनों में क्या कॉमन है, सबसे बड़ी संख्या। तो 7 इसमें भी है, 7 चौके 28, 7 यहाँ पर भी है, 7 छके 42, 7 इसमें भी है। तो 7 जो है तीनों में है, इनका मतलब यहाँ पे HCF 7 के बराबर आ गया। यानी कि एक पंक्ति में जो मैक्सिमम पेड़ों की संख्या हो सकती है वो 7 है। अब हमें तो कुछ और पूछा गया है, हमें पूछा गया है पंक्तियों की संख्या कितनी होगी। ये बताइए, यहाँ पे हमें 7 संतरों के पेड़ लगाने हैं, है ना, 7 संतरों के पेड़ लगाने, और एक पंक्ति में 7 पेड़ ही हो सकते हैं। यानी कि कितनी पंक्तियां बनेंगी? यहाँ पर सिर्फ एक पंक्ति बनेगा। फिर इसके बाद प्लस टोटल हमें पंक्तियां, टोटल रोज निकालने हैं। अब इसके बाद देखिए, 28 टोटल सेब के पेड़ लगाने हैं, और एक पंक्ति में 7 पेड़ लग सकते हैं, एक पंक्ति में 7 पेड़ लग सकते हैं। तो टोटल कितनी पंक्तियां बनेंगी? 4 पंक्तियां बन जाएंगी। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस, ऐसे ही 42 आम के पेड़ लगाने हैं, और एक पंक्ति में मैक्सिमम 7 पेड़ ही लग सकते हैं। तो डिवाइड बाई यहाँ पर 7 हो गया। ये हो गया 1, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 4,
और प्लस 7 छक्के 42 यानी कि 6। तो 6 4 10 1 11 यानी कि मिनिमम हमें यहाँ पे 11 रोज बनाने पड़ेंगे, 11 पंक्तियाँ बनानी पड़ेंगी, तब ये कंडीशन फुलफिल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेहतरीन सवाल था ये। 5 लड़कों का एवरेज 9 किलोग्राम बढ़ जाता है, औसत वजन 9 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक जिसका वजन 39 केजी है को दूसरे लड़के से बदल दिया जाता है, यानी कि रिप्लेसमेंट वाला सवाल है। एक गया तो दूसरा आया है ना। ये 39 किलो वाला छोड़ के चला गया, ठीक है, 39 किलो वाला छोड़ के चला गया। अब देखते जाइएगा 5 लड़कों का जो वजन है वो कितना कितना बढ़ गया, 9 बढ़ जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना बढ़ जाएगा भाई, हर एक का अगर 9 किलो बढ़ रहा है, औसत का मतलब क्या होता है हर एक का, है ना। तो टोटल 5 लोगों में कितना बढ़ जाएगा यहाँ पे, 9 पंचे 45, ये 45 बढ़ जाता है एवरेज। कब, जब ये 39 किलो वाला छोड़ के जाता है और एक आदमी और इसमें प्रवेश करता है, यानी रिप्लेस हो रहा है। एक गया और एक आया, मतलब अभी भी मेंबर्स की संख्या उतनी ही है, बदली नहीं है ना। तो एक बात सोचिए कि यहाँ पर 45 ओवरऑल सबका बढ़ गया है। 45 जब बढ़ गया है तो किसकी वजह से बढ़ा है, ये जो आया है इसकी वजह से ना बढ़ा है। तो 39 तो जा रहा है, यानी कि ये जो आ रहा है इस जाने वाले का वजन भी लेकर आएगा, और जितना बढ़ रहा है उसको भी लेकर आना पड़ेगा इसको। यानी कि ये जो आ रहा है इसका वजन क्या होगा, इसका वजन तो रहेगा ही रहेगा, जो जा रहा है छोड़ के, साथ में जितना बढ़ा है ओवरऑल उसका भी वजन लेके आना पड़ेगा, यानी कि प्लस यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो 9 5 14 यानी कि 84 हो जाएगा। तो 84 केजी जो आ रहा है, जो शामिल हो रहा है नया लड़का, उसका 84 केजी वजन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डिविजिबिलिटी रूल के इस टाइप के सवाल हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे आसान तरीका देख लीजिए, यदि 5306P2 संख्या 3 से विभाजित, ये पूरी संख्या 3 से कट रही है, तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर निकालना है हमें। चलिए देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। 3 का रूल ये कहता है दोस्तों कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यानी डिजिट्स का सम 3 से अगर कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे सबसे पहले हम उन अंकों को हटा देते हैं जो 3 से कटने वाले हैं, क्योंकि ये तो 3 से कट ही जाएंगे, जोड़ने ना जोड़ने का कोई फायदा है नहीं। यहाँ 3 से कट जाएगा, ये काट दीजिए। 6 भी 3 से कट जाता है, ये भी खत्म कर दीजिए। अब बचे कौन कौन है यहाँ पे, 5 P और 2 सबको जोड़िए, तो 5 और 2 ये हो गया 7, साथ में यहाँ पर P है। अब ये 3 से कटना चाहिए। अब ये बताइए 3 से इसको कटने के लिए, इस संख्या को 3 से कटने के लिए ऊपर क्या क्या हो सकता है। तो ऊपर अगर 9 हो जाए, साथ में 2 जोड़ेंगे, तब हमारा यहाँ पे 3 से कट जाएगा, क्योंकि 7 और 2 9 होता है। तो P की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर 2 हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई, सबसे कम वैल्यू P की क्या होगी, 2 रखनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके ये 3 से कटेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि P एक डिजिट है तो डिजिट 9 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, 9 से बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या यहाँ पे 9 रखेंगे तो 7 और 9 तो 16 हो जाएगा, और 16 3 से नहीं कटता। लेकिन P की वैल्यू थोड़ा सा पीछे आइए, P की वैल्यू अगर हम लोग 8 रख दें तो 8 यहाँ 7 यहाँ, तो 7 और 8 हो जाता है 15, और 15 3 से कट जाता है। मतलब P की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिए हम लोग, 8 लिए, तो हमारा काम हो गया, 3 से कटने वाला आ गया। तो P की मिनिमम वैल्यू 2 और P की मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी। इनके स्क्वायर का डिफरेंस पूछा था, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो जाता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, जो कि आ जाएगा यहाँ पर 60 के बराबर। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस सवाल को अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीका सीखे। 8 छात्रों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। यदि 44 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्रों और 58 केजी एवरेज वेट वाले 4 छात्रों को शामिल किया जाए तो 16 छात्रों का टोटल वजन कितना होगा। 8 के तो पहले से थे, है ना, 8 छात्र पहले से 48 किलोग्राम एवरेज के साथ, 4 यहाँ पर फिर आए 44 केजी एवरेज के साथ, फिर 4 आए यहाँ पे 58 केजी एवरेज के साथ। अब इन सबका ओवरऑल एवरेज निकालना है, कैसे निकालेंगे देखते जाइए। हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डेविएशन मेथड। यहाँ पर अपना एवरेज जो एक्चुअल वाला है कुछ ना कुछ मान लीजिए, 16 का टोटल एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर 50 के आसपास है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो एवरेज है करेक्ट वाला वो 50 है। अब देखिए डेविएशन 50 से ये कितना कम है, तो 2 कम है ना, ये 2 कम है। 50 से ये कितना कम है, तो ये यहाँ पर 6 कम है, कम को माइनस में लिखेंगे। 50 से ये कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा है मतलब प्लस का 8 ज़्यादा है। तो भाई 1 में ना 2 कम है, टोटल तो 8 छात्र हैं, मल्टीप्लाई करिए तो 8 दूना ये हो जाएगा 16 की कमी, तो यहाँ हो गया 16 की कमी। फिर इसके बाद 4 × 6 -24, तो यहाँ पे 24 की कमी। यहाँ पर 8 चौके 32, ये 32 यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। अब ओवरऑल देखिए कि कितना हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 32 - 16 16 आएगा,
प्लस का 16 और 16 माइनस 24 यानी कि माइनस का 8 आ जाएगा। ये 8 की कमी हो रही है ओवरऑल, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि भाई एक में कितने की कमी आ रही होगी। तो एक में कितने की कमी, टोटल 16 लोग हैं, है ना, 8 4 12 4 16, तो डिवाइड बाई 16 कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो कितने की कमी आ जाएगी, 0.5 की कमी आ जाएगी। मतलब इसमें हमें 0.5 कम करना पड़ेगा। 0.5 कम करेंगे तो 49.5 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यदि x बराबर 1/√2 + 1 है तो x + 1 का वैल्यू बताइए। अगर आप डायरेक्टली इसमें x की वैल्यू रख देंगे तो लगाने में दिक्कत होगी, इसलिए तरीका सीखिए। सबसे पहले यहाँ पर जो x की वैल्यू दी गई है इसको रेशनलाइज कर लीजिए, यानी परिमेयीकरण कर लीजिए। करते कैसे हैं, तरीका आपको बता देते हैं। देखिए क्या करना है, नीचे जो भी है इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए, 1 तो पहले से है और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, √2 - 1 का। अगर नीचे माइनस रह तो ऊपर प्लस का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा √2 और प्लस है तो -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में इन दोनों का स्क्वायर करके घटा लेना है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई रूट वैल्यू का स्क्वायर वही चीज़ निकल के आ जाता है ना। फिर -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये सीधे सीधे हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 2 - 1 1 ही होगा। तो ऊपर हो गया हमारा सीधे सीधे यहाँ पे √2 - 1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ आएगा। अब इस -1 को पकड़ के इधर ले आइए, तो इधर पहले से x है, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ √2 बचा। हमें इसी चीज़ की वैल्यू तो पूछी गई थी जो कि √2 के बराबर है, तो √2 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इतना आसान था ये, अगर आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख देते तो दिक्कत होती लगाने में। एक दुकानदार अपने सामान को 20% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 30% का प्रॉफिट ले जाता है। 1 किलोग्राम के लिए वह जो वास्तविक वजन है कितना उपयोग करता है, ये बताना है। देखते जाइए, इस सवाल में जो बेईमान दुकानदार वाले होते हैं इनमें CP और SP का रेशियो बनाना होता है। 20% का लॉस लेने का दावा करता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, 2/10 यानी 1/5 है ना, 1/5 मतलब 5 के सामान को 1 के लॉस पे बेच रहा है। तो 5 का सामान 1 के लॉस पे बेचेगा, कितने में बेचेगा, 4 रुपये में, है ना। तो ये हो गया CP से SP का रेशियो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 30% का प्रॉफिट भी कमाता है, लेकिन 1 किलो के लिए वह कम वजन तौलेगा, 1 किलो के लिए यानी 1000 ग्राम के लिए कम वजन तौलेगा, तब तो उसको प्रॉफिट हो पाएगा, है ना। तो वो दे रहा है कितना सामान, देने का वादा कितना करता है, 1 किलोग्राम, लेकिन एक्चुअल में 1 किलोग्राम वो होता नहीं है, कम तौलता है। जितना कम तौलेगा यानी जितना सामान एक्चुअल में आपको देगा वह CP होगा, और हमें नहीं पता कितना दे रहा है, x मान लीजिए, और पैसा कितने का लिया है, 1000 ग्राम का, 1 किलो बता के दे रहा है ना, तो 1000 ग्राम का पैसा लिया। अब यहाँ पे ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो गया, 30% का। 30% प्रॉफिट होने का मतलब क्या हुआ, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 यानी 10 का सामान 3 पर बेच रहा है, 3 के प्रॉफिट पर बेचेगा, तो 10 का सामान 3 के प्रॉफिट यानी कि 13 में बेचेगा। क्लियर हो गया। अब करना कैसे, इनको इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5x, है ना, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, तो ये हो गया 4000 इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, मतलब इधर भी रेशियो लिया है मल्टीप्लाई करके, तो नीचे भी रेशियो लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारे पास 10/13, है ना, 10 डिवाइड बाई यहाँ पर 13। अब इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, ये 13 × 5 = 65, या फिर 5 से काट लीजिए, 5 से इसको काटेंगे ये 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, ये उधर चला जाएगा, तो 13 x की वैल्यू कितनी होगी, 8000, 4 दूना 8000 और डिवाइड में 13 है ना। इसको सीधे सीधे डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 13 × 5 यहाँ पे हो जाएगा 65, है ना, 13 × 6 = 78, ठीक है, 13 × 6 यहाँ पर, अच्छा 6 बार जाएगा, 13 × 6 = 78, बचा 2 तो 20 हो गया, तो 13 × 1 = 13, है ना, फिर 7 बचा, फिर आपका 13 × 5 = 65, मतलब 615 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल हैं, एक की कीमत 60 रुपये पर केजी, दूसरे की कीमत 80 रुपये पर केजी है। वह उन्हें 3 और 2 के रेशियो में मिलाता है। परिणामी मिश्रण का पर किलोग्राम मूल्य कितना होगा। लगाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, देख लीजिए। ऐसे सवालों में आप लोग फंसते जरूर होंगे। यहाँ पर जिन चावल को मिला रहा है उनका रेशियो है 3 और 2 का। ऐसा समझ लीजिए ये 3 किलो है और इसको 2 किलो मिला रहा है, ठीक है। इस 3 किलो वाले को 60 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, तो यहाँ पर 60 हो गया, और इस 2 केजी को 80 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, तो ये हो गया। अब टोटल देखिए कितना हो जाएगा, 60 × 3 यानी कि 180, है ना, 180 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, कितने रुपए हो जाएगा, 80 दूना 160 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 8 × 6 = 14 यानी कि 34, 340 हो गया, है ना, 340 डिवाइड बाई क्या करना है आपको, इन दोनों रेशियो का सम, 3 और
2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। डिवाइड कर लेंगे तो 6 पंचे यहाँ पर 5 छक्के 30 हो जाएगा और बचा 8 यहाँ पे, तो मतलब 5 अट्ठे 40, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही शानदार प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। 15 गेंदों को 1220 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के सीपी क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है, यानी लॉस हो जाता है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? हम लोग मान लेते हैं कि एक गेंद का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, x है। अब यहाँ पर 15 गेंदों को बेच रहा है तो हम लोग 15 गेंदों का लेकर चलेंगे, तो 15 गेंदों का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, 15x हो जाएगा। अब लॉस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि लॉस जो होता है ये होता है CP माइनस SP, है ना, CP माइनस SP, लेकिन ये CP और SP बराबर क्वांटिटीज़ का होना चाहिए। ये बताइए कि जो लॉस हो रहा है वो 5 गेंदों के CP के बराबर हो रहा है। एक गेंद का CP कितना है, 5x है, तो 5 गेंदों का CP कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये लॉस हो गया, तो लॉस बराबर CP 15 गेंदों का 15x और माइनस 15 गेंदों को बेच कितने में रहा है, 1220 रुपये में, तो ये हो जाएगा 1220 रुपये। हमने फॉर्मूला का बस यूज किया है और कुछ नहीं किया है ना, CP माइनस SP ये हो गया यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 15x ये माइनस 5x उधर चला जाएगा तो 10x बच जाएगा, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1220 आ जाएगा। तो ये बताइए 1220 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 122 रुपये नहीं बचेगा, 122 रुपये x की वैल्यू आएगी और यही आपका CP था, क्रय मूल्य था। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का एक शानदार प्रश्न है आपके सामने, आप चाहें तो इसको रोक के लगा भी सकते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं के 5/6 भाग को 15% लाभ पर और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी कि बिना प्रॉफिट या बिना लॉस के। पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न। JSM मेथड से भी लगा सकते हैं हम लोग, एलिगेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। चलिए JSM मेथड लगाते हैं, है ना। यहाँ पर 5 वस्तुओं को, मतलब 6 में से 5 वस्तुओं को, है ना, 5/6 का मतलब क्या होता है, 6 में से 5 वस्तुओं को वो किस परसेंट लाभ पर बेच रहा है, यहाँ पे 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव होगा, लॉस होता तो नेगेटिव हो जाता। अच्छा, 6 में से 5 भाग को तो इस पे बेच दिया, बाकी कितना बचा, 1 भाग बचा, है ना। तो उस 1 भाग को, शेष को जो बचा हुआ था, क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। अगर वो जितने में खरीदा है उतने में बेचेगा तो उसको 0% का प्रॉफिट या लॉस होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका उस 1 भाग को 0% प्रॉफिट या लॉस में बेच दिया। टोटल यहाँ पे कितना हुआ, 5 1 6 भाग हुआ। इस 6 भाग को यानी पूरे लेन देन में कितना लाभ हुआ, मान लेते हैं कि x का लाभ हुआ। अब ये दोनों प्लस होके ना इतना आया है, तो सीधे सीधे मेथड लगाइए। क्या मेथड होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 15 5 ये हो जाएगा 75%, है ना, 75% प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6x, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 75 डिवाइड बाई 6, 75 डिवाइड बाई यहाँ पर 6% आ जाएगा। थोड़ा सा और डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 से कटेगा तो 25 3 75 और डिवाइड बाई 2 3 6, 3 दूना 6, तो 25 का आधा ये 12.5% होगा, है ना, 12.5%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच दिया। लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिएगा, 1 रुपये में 20 पेन खरीदा, मतलब 20 पेन 1 रुपये में, तो 1 पेन कितने में, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वांटिटी बराबर करनी है, एक एक पेन का निकाल लीजिए। तो 1 पेन कितने में खरीदा होगा भाई, 1 रुपये में वो 20 के 20 पेन को खरीद रहा है, तो 1 रुपये में कितने पेन खरीदेगा, मतलब 1 पेन कितने रुपये का हो जाएगा, 1/20 रुपये का, है ना। इसी तरीके से 15 पेन की दर से बेच दिया, मतलब 15 पेन 1 रुपये में बेचा, तो 1 पेन कितने में बेचेगा, 1 डिवाइड बाई 15 में बेचेगा। क्लियर हो गया। यहाँ से इनकी रेशियो ले लीजिए, काट लेंगे थोड़ा, 5 से दोनों कटेगा, 5 चौके 20, ये हो जाएगा 5 तियां 15। अब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर आएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, और वो इधर चला जाएगा तो 4 एक कम 4 हो जाएगा। मतलब CP 3 रुपये, SP 4 रुपये, प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, तो 1 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया किस पर, CP पर। CP है कितना, 3 के बराबर, तो 1/3 परसेंट में ये कितना होता है, 33.33% हो जाता है। क्लियर हो गया, 1/3 की वैल्यू 33.33% होता है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ये सवाल सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया है, थोड़ा सोचने के लिए दिया गया है। सोचेंगे तो बड़े आसानी से ये सवाल का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, तो ओवरऑल 3 ही डिजिट आएगा सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पर इसमें सिर्फ प्लस और माइनस ही दिए गए हैं, है ना। तो जब हम जोड़ेंगे घटाएंगे सबको, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि पॉइंट के पहले कुछ भी आए,
पॉइंट के पहले कुछ भी आए, लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट ही आएंगे, है ना। पॉइंट के बाद कितने आएंगे? 3 डिजिट ही आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 3 डिजिट ही है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगा, है ना। तो यहाँ पे समथिंग आ जाएगा आपका, मान लीजिए कि बी, सी और डी, है ना। जब इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा? ए तो अलग हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा? बी सी डी, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट इसलिए 1000 होगा, है ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहते इसलिए 100 हो जाता। अब इस चीज़ को बड़े गौर से देखिए, 1000 डिनोमिनेटर में 1000 है, मतलब अगर काटेंगे पीटेंगे तो डिनोमिनेटर में 1000 का कोई फैक्टर ही आएगा, है ना। यानी 1000 को काटने वाला कोई नंबर ही रहेगा। तो देख लीजिए, ये 47 1000 को कभी नहीं काटता, मतलब ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डिनोमिनेटर में सिर्फ 125 ही है जो 1000 को काटता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से अगर स्मार्ट अप्रोच लगा के करते हैं सवालों को तो बड़े आसानी से सवाल निपट जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक था दोस्तों, जरूर लगाइएगा। कुछ लोग इस सवाल में बहुत ज़्यादा 3-5 करते हैं, लेकिन है बहुत आसान सा प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न है, देख लीजिए। संख्याओं 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या। आप सबसे पहले क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे, फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, जो आएगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पे योग पूछा है, 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए ए और बी, तो दोनों का योग a + b हो जाएगा, और इनके अंतर यानी कि a - b, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये और ये खत्म हो जाएगा, a + a 2a आ जाएगा। मतलब बस हमें ये निकालना था, और 2a होगा कितना? a मतलब पहली संख्या ये वाली, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3.03। 3.03 का डबल अगर करेंगे हम लोग तो 6.06 आ जाएगा, 6.06 आ जाएगा। बस यही था इस प्रश्न में, और कुछ नहीं था, है ना। तो बेसिक से हट के थोड़ा सोचिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के इन्हीं सवालों में आप लोग फंस जाते हैं। आज सबसे आसान तरीका देख लीजिए। यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो जाता है, तो लाभ % कितना होगा? भाई यहाँ पर ये समझिए कि भाई 36 वस्तुएं बेच रहा है और 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट हो जाता है। मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपये है। कितना है? 1 रुपये है एक वस्तु का सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर 36 वस्तुएं बेच रहा है, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पर 36 रुपये आ गई, है ना। तो यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस 36 रुपये। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट यहाँ पर 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, तो 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 रुपये हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ से आप लोग सीपी निकाल लीजिए। सीपी क्या होता है यहाँ पे? एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। 36 में से हम लोग घटा देंगे 9 को, तो 36 - 9 कितना आ जाएगा? 27 के बराबर। अब हमें क्या चाहिए था? प्रॉफिट % चाहिए था। प्रॉफिट % का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? प्रॉफिट %, है ना। प्रॉफिट % ये कितना हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी। प्रॉफिट कितना है? 9 का। सीपी कितना है यहाँ पर? 27 का। 27 काटेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 1/3 के बराबर। 1/3 कितना होता है % में? 33.33%। 33.33% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको सॉल्व करना है। पहले इसको देखिए, 0.5 डिवाइड बाई 0.5 सेम नंबर है, जब डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है, मतलब ये यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 0.5 डिवाइड बाई 0.5 का स्क्वायर है। अब 0.5 का स्क्वायर कितना होगा? पहले तो 5 का स्क्वायर करिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद डबल डिजिट हो जाते हैं, यानी कि 2 डिजिट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट रखना है, यानी कि 0.25 हो जाएगा इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पर है 0.5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 × 5 × 5 यानी 125। तो यहाँ पे हो जाएगा 125, 125। अब देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है और क्यूब कर रहे हैं, है ना, तो 3 गुना हो जाएगा। क्यूब करने पे पॉइंट के बाद डिजिट्स 3 गुने हो जाते हैं, तो 1 डिजिट है, मतलब क्यूब करेंगे तो 3 डिजिट आएगा, तो यहाँ पर 3 डिजिट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 0.5 का पावर 4 है ना, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि 25 का स्क्वायर है, ये 625 होता है, ठीक है भाई। 5 × 5 × 5 × 5, 4 बार 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 625 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया? 625 आया। अब ये देखिए, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पावर 4 कर रहे हैं, यानी 4 गुना होगा पॉइंट के बाद डिजिट, तो पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट रखना है। 4 डिजिट रखेंगे तो 1 0 और यहाँ पे लगेगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट आपका लग जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है। ये तो 1 है ही, है ना। अब इसके बाद इसको देखिए, पॉइंट के बाद बराबर डिजिट बनाइए। यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ 1 0 अपने से लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब ये 50/25 हो गया, क्योंकि
पॉइंट के बाद डिजिट्स बराबर होने के बाद हम लोग पॉइंट को हटा सकते हैं। 50/25 कितना आएगा, 2 के बराबर। फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 125 का जस्ट 3 गुना 375 होता है। पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, काट सकते हैं। तो 25 3 75 और 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा 375। इसको देखिए, यहाँ 4 डिजिट है तो यहाँ भी आप लोग 4 डिजिट बना लीजिए, है ना। यहाँ पे इसको भी काट लीजिए। 2500 डिवाइड बाई 625 है, काटेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, 25 से पहले काट लीजिए। तो 25 से इसको काटेंगे ये 25 आ जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे ये 100 आ जाएगा। मतलब 100/25, और 100/25 कितना होता है, 4 के बराबर। सबको जोड़ लेंगे तो 10 के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। टर्मिनेटिंग डेसिमल पता करने के लिए आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है। अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 है और 2 के पावर में कुछ है, या फिर 5 है और 5 के पावर में कुछ है, या फिर 2 और 5 दोनों है, इनके अलावा अगर कोई संख्या आता है डिनोमिनेटर में और वो ऊपर वाले से नहीं कटता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब वो हमारा अशांत दशमलव होगा। शांत दशमलव होने के लिए डिनोमिनेटर में 2, 5 या फिर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो अगर ये है इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अगर इसको देखा जाए पहले ऑप्शन को, तो पहले ऑप्शन में 7 एकम 7, यहाँ से ये 1 7 कट जाएगा, मतलब ये बन गया हमारा 1/2 टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 7। डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा आ चुका है, मतलब ये हमारा शांत दशमलव नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरे को चेक करते हैं। ये 343 है, 343 में 7 मौजूद होता है दोस्तों, 7 का क्यूब होता है 343, है ना। तो इसमें भी नीचे 7 है आपका, और ये 7 ऊपर कहीं कट भी नहीं रहा है, मतलब ये भी आपका शांत दशमलव नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये। अच्छा, इसकी बात करते हैं, थोड़ा इसको काटिए। क्या हम 15 से काट सकते हैं? तो 15 एकम 15 और 15 चौके 60, है ना। तो मतलब नीचे 40 आ गया। 40 का मतलब होता है यहाँ पर 40 का मतलब 8 पंचे 40, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, है ना, और इंटू 5। मतलब डिनोमिनेटर में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यही हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, शांत दशमलव होगा। इसको भी काटना चाहें तो काट के चेक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कितना होगा, 7 से काटेंगे तो 11, और यहाँ पे 7 × 21 मतलब 30 आ जाएगा। 30 में 3 मौजूद है और 3 कहीं ऊपर कट भी नहीं रहा है, मतलब 2 और 5 के अलावा आ गया, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 15/600 इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल में आपको दोस्तों पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं फ्रैक्शन का। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास a/b दिया गया है। अब एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होता जाएगा, इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू जो है ओवरऑल बड़ी होती जाएगी। जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा, फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। और इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती जा रही है तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो छोटी होती जाएगी। यही हमें यहाँ पर देखना है, बाकी सॉल्व वगैरह आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, इस डिनोमिनेटर को देखिए कि न्यूमरेटर का कितना गुना है। तो यहाँ पर अगर देख पाएँ तो 5 का डबल 10 होता है, डबल से थोड़ा सा कम है ये, है ना, डबल से थोड़ा सा कम है, मतलब समझ लीजिए कि 1.8 गुना है ना, डबल से थोड़ा सा कम है, यानी कि 1.8 गुना है डिनोमिनेटर। अच्छा, इसको देखें तो ये कितना गुना है, यहाँ पे 3 का ये कितना गुना होगा, 26 3 78, मतलब 26 से थोड़ा सा ज़्यादा 26 गुना हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये 14 3 42 मतलब लगभग 3 गुना है। इसको देखिए 34 दूना 68, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग गुना है यहाँ पर। अब डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। इन सब में डिनोमिनेटर कौन छोटा है, सबसे छोटा 1.8 है यहाँ पर। तो आप देख पाएंगे कि इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर इसकी होगी। क्लियर हो गई बात। और अगर सबसे छोटा फ्रैक्शन पूछता तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन ओवरऑल सबसे बड़ा होता, मतलब ये वाला, है ना। तो 5/9 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा पूछा गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। दोस्तों, इस सवाल को लगाने में बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखते जाइए। स्मार्ट तरीका क्या बोला जा रहा है, जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें से 11 में से 6 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो 11 लोग हैं, उसमें से 6 लोग बैठे हुए हैं। बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, है ना, रेशियो ले रहे हैं यहाँ पर हम लोग। फिर इसके बाद वहाँ उपलब्ध 9/14 कुर्सियों में बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 14 में से 9 कुर्सियों पर बैठे हैं। 14 में से 9 कुर्सियों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बताइए कि जितने लोग बैठे हैं उतनी ही कुर्सियों में ना बैठेंगे, है ना, यानी कि जितने लोग बैठे हुए हैं उनकी संख्या और जिस पर बैठे हुए हैं उन कुर्सियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ 6 लोग बैठे हैं और जिन कुर्सियों पर बैठे हैं उनकी संख्या 9 है। गलत बात है, बराबर होनी चाहिए। बराबर करिए इनको, 6 और 9 का एलसीएम 18 आता है, 18 बना लीजिए इनको।
18 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, है ना, इस 6 को, और इस 9 को 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो अब नया रेशियो बनेगा, क्या बनेगा देखिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 11 तियाँ 33, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 तियाँ 18, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 28, और 9 दूना यहाँ पर 18। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है ये पढ़िए। यदि 30 कुर्सियाँ खाली हैं, देखिए दोस्तों 33 में से 18 लोग बैठे हैं, 28 में से 18 कुर्सियों पर बैठे हैं, ये लोगों की संख्या है, पर्सन्स की संख्या है, और ये चेयर की संख्या है ना। तो 33 में 18 लोग बैठे हैं और 28 में से 18 कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। बोला गया है 30 कुर्सियाँ खाली हैं, 28, अच्छा ये चेयर है, तो ये देखिए कि 28 टोटल कुर्सियों में से 18 लोग पर जब बैठे हैं, 18 पर जब लोग बैठे हैं तो टोटल खाली कितने हुए, 10, 28 माइनस 18 10, 10 कुर्सियाँ खाली हैं, लेकिन एक्चुअल में कितनी खाली हैं, 30 खाली हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 10 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। बोला क्या है, हॉल में कितने लोग खड़े हैं, लोग थे 33, उसमें से 18 लोग बैठे हुए हैं, तो 33 माइनस 18 खड़े कितने हुए, 33 माइनस 18 यानी कि 15 लोग खड़े हुए हैं, 15 यूनिट खड़े हुए हैं, 1 की वैल्यू 3, तो 15 की वैल्यू 15 3 45, यानी कि एक्चुअल में 45 लोग खड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इससे आसान तरीका इस सवाल को लगाने का नहीं मिलेगा। ये हाथ मिलाने वाले सवालों में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज सबसे सिंपल तरीका देख लीजिए। कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया, यानी कि टोटल कितने लोग शामिल हुए उस सम्मेलन में, समारोह में 30 लोग शामिल हुए, 30 बच्चे। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। अब छात्र जब हाथ मिलाएंगे तो वहाँ पर कम्बिनेशन कितने कितने का बनेगा, 2-2 छात्र आपस में हाथ मिलाएंगे, है ना। तो कम्बिनेशन जब 2-2 का बन रहा हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पे टोटल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे अगर ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे हाथ मिलाने वाले छात्रों कुल संख्या ये नहीं पूछना चाहिए उसको, ये पूछना चाहिए था कि कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, है ना। और अगर ये पूछा जा रहा है तो आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं, n इंटू n-1, और डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, ये होता है फार्मूला। अब इसी में रख लीजिए n क्या है, जितने लोग भाग ले रहे हैं, 30 लोग भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, फिर मल्टीप्लाई n-1, 30 माइनस 1 29, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 15, और 15 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45, इकाई का अंक 5 आएगा, यूनिट डिजिट 5 होगा, और 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।